हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्नौजिया स्टडी मटेरियल। टुडे टॉपिक ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल और वायसराय। ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल 1772 से 1857। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1772 में कंपनी द्वारा फोर्ट विलियम का गवर्नर नियुक्त किया गया था और 1773 के विनियमन अधिनियम द्वारा वह बंगाल के गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। प्रशासनिक सुधार। दोहरी प्रणाली को 1772 में समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने मुगल सम्राट के 26 लाख के वार्षिक भुगतान को भी रोक दिया। कलकत्ता में उन्होंने अंग्रेजी कानून के आधार पर भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। 1773 का विनियमन अधिनियम उनके शासनकाल के दौरान पारित किया गया था। 1781 का विनियमन अधिनियम, जिसने कलकत्ता में सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच अधिकार क्षेत्र को विभाजित किया। 1784 में सर विलियम जोन्स के साथ मिलकर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की शक्ति को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। इसके अलावा इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। कलकत्ता 1772 में बंगाल की राजधानी बना। राजस्व सुधार। प्रत्येक जिले को एक अंग्रेजी कलेक्टर सौंपा गया था। महालेखाकार की नियुक्ति की गई। राजस्व बोर्ड की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसने भूमि के वास्तविक मूल्य का पता लगाने के लिए 1 वर्ष के बजाय 5 वर्षों के लिए नीलामी द्वारा भूमि की खेती की। नीलामी के जमींदारों को प्राथमिकता दी गई। इसे 5 साल की बस्ती या पंचवर्षीय प्रणाली या पटशाला बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। न्यायिक सुधार। वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक प्रणाली को पुनर्गठित किया। सदर दीवानी अदालत है एक सर्वोच्च अपीलीय आपराधिक अदालत जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा नियुक्त एक भारतीय न्यायाधीश के अधीन कार्य करती थी। न्यायाधीशों की मदद के लिए हिंदू और मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को लाया गया था। विद्वान पंडितों ने संस्कृत में हिंदू कानून का मसौदा तैयार किया, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद किया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद हिंदू कानून संहिता या जेंटू कानून संहिता हलहेड द्वारा तैयार किया गया था। व्यापार विनियमन और अन्य सुधार। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दस्तक या मुक्त पास प्रणाली को समाप्त कर दिया और आंतरिक व्यापार को नियंत्रित किया। एडमंड बर्क और विक्स ने प्रशासनिक अधिकता के लिए 1787 संसद में वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया। उन्होंने प्रीपेड डाक की एक मानकीकृत प्रणाली भी स्थापित की। उन्होंने कलकत्ता में पुसिल को मजबूत किया और डकैतों से कठोरता से निपटा गया। मनुस्मृति का हिंदू कानून में एक कोड के रूप में अनुवाद किया गया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। विस्तारवादी नीति है। उनके शासनकाल के दौरान रोहिल्ला युद्ध, पहला एंग्लो मराठा युद्ध और दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुए। रोहिल्ला युद्ध 1774 हाफिज रहमत खान ने अवध और मराठों के बीच स्थित एक छोटे से राज्य रोहिलखंड पर शासन किया। रोहिलखंड के खिलाफ ब्रिटिश सेना भेजने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स को रोहिल्ला मामले में उनकी भूमिका के लिए भारी फटकार लगाई गई थी। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82, जिसके कारण 1782 में सालबाई की संधि हुई।
बनारस के महाराजा चौथ सिंह के साथ हेस्टिंग्स के तनावपूर्ण संबंधों के कारण उन्हें बाद में इंग्लैंड में महाभियोग का सामना करना पड़ा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। 1786 में वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला। वह व्यापक राजनीतिक संबंधों के साथ एक शक्तिशाली और कुलीन परिवार से आया था। युद्ध के बाद अमेरिका से लौटने पर गवर्नर जनरल के पद की पेशकश की गई थी। बंगाल प्रशासन में क्रांतिकारी सुधारों को लागू करने के लिए संसद उन्हें असाधारण कानूनी अधिकार देने को तैयार थी। 1786 में पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन किया ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी परिषद के बहुमत के फैसले को रद्द कर सकें। कॉर्नवालिस एक नीले खून वाला कुलीन, एक उत्साही देशभक्त था। भूमि राजस्व के स्थायी निपटान में खामियों के बावजूद उसके प्रशासनिक और न्यायिक सुधार महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं। उसे प्रशासनिक सेवा का एक दोहरा भारतीय पिता तथा एक कुशल और स्वच्छ प्रशासन प्रणाली का निर्माता माना जा सकता है। प्रशासनिक सुधार। उसने प्रशासन को शुद्ध करने, कम मजदूरी का भुगतान करने की घातक प्रणाली को समाप्त करने और भव्य अनुलाभों की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कंपनी के निदेशकों को कंपनी के नौकरों के अच्छा वेतन देने के लिए राजी किया ताकि वे वाणिज्यिक और भ्रष्ट गतिविधियों से मुक्त हो सकें। प्रशासनिक मशीनरी का यूरोपीयकरण किया। उन्होंने मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करने की नीति का उद्घाटन किया, जिससे भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी गई। कॉर्नवालिस कोड 1973। उन्होंने सेवा की 3 शाखाओं अर्थात वाणिज्यिक, न्यायिक और राजस्व को अलग करने की शुरुआत की। कलेक्टर प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य अपने न्यायिक अधिकार से वंचित रह गए और उनका काम केवल राजस्व का संग्रह बनकर रह गया। न्यायिक सुधार। सर विलियम जोन्स, एक न्यायाधीश और एक महान विद्वान को कॉर्नवालिस द्वारा बनाए रखा गया था। सिविल और आपराधिक अदालतों को पूरी तरह से पुनर्गठित किया गया था। अपील की सर्वोच्च सिविल और आपराधिक अदालतें अर्थात सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत कलकत्ता में न्यायिक प्रणाली के शिखर पर चल रही थीं। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद ने उन दोनों की अध्यक्षता की। कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में अपील की प्रांतीय अदालतें थीं, जिनमें से प्रत्येक में 3 यूरोपीय न्यायाधीश और भारतीय सलाहकार थे। जिला और शहर की अदालतों की अध्यक्षता एक यूरोपीय न्यायाधीश ने की थी। न्यायिक प्रणाली के निचले स्तर पर सभी अदालतों को भारतीय न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त किया गया था, जिन्हें मुंसिफ के नाम से जाना जाता था। मुस्लिम कानून में सुधार किया गया और आपराधिक मामलों में इसका पालन किया गया। उसका दयालु स्वभाव था। उसने बर्बर दंडों का तिरस्कार किया और उन्हें समाप्त कर दिया, जैसे कि विकृति और अग्निपरीक्षा द्वारा परीक्षण। पुलिस सुधार। उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानों की स्थापना की। 1789 में उन्होंने घोषणा की कि गुलामी का अभ्यास करने वाले लोगों पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। अन्य घटनाएं। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। वर्ष 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की। 1793 का कॉर्नवालिस कोड, जिसमें न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के साथ साथ कई न्यायिक सुधार शामिल थे। जिला न्यायाधीश का पद बनाया और सिविल सेवा 1793 की शुरुआत की, जिसे भारत में सिविल सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है।
सर जॉन शोर 1793 से 1798। इन्होंने 1793 का पहला चार्टर पेश किया। निजाम और मराठों के बीच खारदा की लड़ाई 1795, जिससे निजाम की हार हुई, उनकी सेवा अवधि के दौरान लड़ी गई थी। गैर हस्तक्षेप की अपनी नीति के लिए जाना जाता है। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26। 1826 में यान्दुवु की संधि पर हस्ताक्षर किए। मलाया प्रायद्वीप और भरतपुर का अधिग्रहण 1826। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने इस उक्ति पर कार्य किया कि पराधीन लोगों का कल्याण भारत में अंग्रेजों का मुख्य, शायद प्राथमिक कर्तव्य था। वित्तीय सुधार। जब बेंटिक ने 1828 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, तो कंपनी की वित्तीय स्थिति गंभीर थी। साथ ही राजकोष अव्यवस्था में था। राज्य के बजट में 10 लाख रुपए का घाटा था। गवर्नर जनरल को वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए मजबूर किया गया था। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित उपायों को लागू किया है। उन्होंने सभी अधिकारियों के वेतन और भत्ते कम कर दिए और उन्होंने पेरोल पर अधिकारियों की संख्या कम कर दी। उन्होंने सैन्य विभाग में डबल बटालियन प्रणाली को समाप्त कर दिया। बट्टा सक्रिय कर्तव्य पर सैनिकों को दिया जाने वाला भत्ता था। सामाजिक सुधार है। 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करते हुए सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कानून अदालतों ने सती प्रथा का पालन करने वालों को अपराध के भागीदार के रूप में सजा के लिए जिम्मेदार ठहराया। 1830 में विनियमन को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक बढ़ा दिया गया था। ठगों का दमन 1930। वे लुटेरों का परिवार थे। वे 50 से 100 लोगों के छोटे समूहों में घूमते थे, वाणिज्यिक गिरोह या तीर्थयात्रियों के रूप में खुद को पेश करते थे और शांतिपूर्ण यात्रियों का गला घोंटते थे और लूटते थे। 18वीं शताब्दी के दौरान मध्य और उत्तरी भारत में उनकी संख्या में वृद्धि हुई, जब मुगल साम्राज्य के निधन के बाद अराजकता का शासन था। सर विलियम स्लीमैन को ठगों के दमन के उनकी भूमिका के लिए ठग स्लीमैन करार दिया गया था। कन्या शिशु हत्या है। राजपूताना, पंजाब, मालवा और कच्छ जैसे स्थानों में कन्या शिशुओं को मारने की यह प्रथा व्यापक थी। बेंटिक ने बंगाल के सौगर द्वीप पर बाल बलि की रस्म को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए न केवल कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई, बल्कि इसे दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया। शैक्षिक सुधार। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें करने के लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को अंग्रेजी माध्यम से भारत के लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया, जिसे विलियम बेंटिक ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। 1835 के सरकारी संकल्प ने अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक और साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया। उसी वर्ष विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अन्य जानकारी। बेंटिक को भारत के सबसे उदार और प्रबुद्ध गवर्नर जनरल में से एक माना जाता है। वह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसे भारत के आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में भी जाना जाता है।
1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसने चीन के साथ चाय व्यापार और व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। आगरा प्रांत की स्थापना 1834 में हुई थी। कुर्ग 1834 और सेंट्रल कछार 1834 पर कब्जा कर लिया गया। लॉर्ड मेटकाफ 1835 से 1842। 1835 में प्रसिद्ध प्रेस कानून पारित करके प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसे भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। प्रथम अफगान युद्ध 1836 से 42 अफगानिस्तान को रूसी साम्राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच एक अंतस्थ राज्य बनाने के लिए। युद्ध एक आपदा साबित हुआ और ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839। लॉर्ड एलिनवरो 1842 से 44। पहले एंग्लो अफगान युद्ध 1842 का अंत हुआ। सिंध को चार्ल्स नेपियर 1843 द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उन्हें सिंध के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। 1843 में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत पूरे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था। ग्वालियर के साथ युद्ध ग्वालियर के सिंथिया को एक अपमानजनक संधि 1843 पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848। पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 और लाहौर की संधि 1846। उन्होंने कन्या शिशु हत्या और मानव बलि के निषेध जैसे सामाजिक सुधारों की शुरुआत की, जो गोंड मध्य भारत की एक जनजाति के बीच प्रचलित था। रोजगार में शिक्षित अंग्रेजी को वरीयता दी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी भारत के सबसे कम उम्र के गवर्नर जनरल थे जब उन्होंने 1848 में 36 वर्ष की आयु में कार्यभार संभाला था। वह रेलवे और टेलीग्राफ के जनक थे। उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। विस्तारवादी नीति है। राजहरण डलहौजी के प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। कंपनी के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए उसके लक्ष्यों में प्रशासनिक, शाही, वाणिज्यिक और वित्तीय उद्देश्य शामिल थे। हालांकि उन्होंने राज्यहरण नीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत नहीं आया था, लेकिन वह अपनी राज्यहरण नीति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने में सक्षम था। उन्होंने मुख्य रूप से पंजाब, लोअर बर्मा, अधिकांश मध्य प्रांतों और अवध को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल किया, व्यपगत का सिद्धांत पेश किया और कुशासन की दलील पर सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856 पर कब्जा कर लिया। घरेलू सुधार है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि नए प्रांतों को एक आधुनिक केंद्रीकृत राज्य में बदलना था। उन्होंने नए अधिग्रहित क्षेत्रों के लिए गैर-विनियमन प्रणाली के रूप में जाना जाने वाला एक केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की। एक नए अधिग्रहित क्षेत्र के लिए इस प्रणाली के तहत एक आयुक्त नियुक्त किया गया था। डलहौजी ने सैन्य सुधारों के हिस्से के रूप में बंगाल आर्टिलरी के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया।
शिमला को सेना के स्थायी मुख्यालय के रूप में नामित किया गया था। रेलवे का परिचय 1853 में उन्होंने अपना रेलवे मिनट प्रकाशित किया, जिसमें भारत की भविष्य की रेलवे नीति को रेखांकित किया गया था। उन्होंने गारंटी सिस्टम की स्थापना की, जिसके तहत रेलवे कंपनियों को उनके निवेश पर 5% की न्यूनतम ब्याज दर की गारंटी दी गई। सरकार ने अनुबंध अवधि के अंत में रेलवे खरीदने का अधिकार बरकरार रखा। बॉम्बे को ठाणे से जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन 1853 में खोली गई थी। कलकत्ता से रानीगंज कोयला क्षेत्रों तक रेलवे लाइनें 1854 में खोली गईं और मद्रास से अरक्कोनम तक की लाइनें 1856 में खोली गई। 1825 में इंग्लैंड में दुनिया का पहला रेलवे खोला गया। द टेलीग्राफ एक्ट 1857 के विद्रोह के दौरान टेलीग्राफिक संचार प्रणाली अंग्रेजों के लिए एक वरदान साबित हुई और डलहौजी के आविष्कार के सैन्य मूल्य को उस समय व्यापक रूप से मान्यता दी गई थी। डाक सुधार 1854 लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक डाक प्रणाली के लिए आधार तैयार किया। 1854 में एक नया डाकघर अधिनियम पारित किया गया था और परिणामस्वरूप यात्रा की गई दूरी की परवाह किए बिना पूरे भारत में प्रति पोस्टकार्ड आधा आना की एक समान दर ली गई थी। पहली बार डाक टिकट जारी किए गए। शैक्षिक सुधार डलहौजी ने शिक्षा की उन्नति में भी योगदान दिया। सर चार्ल्स वुड 1854 के शैक्षिक प्रेषण को भारत का बौद्धिक चार्टर माना जाता था। इसने प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेजिएट स्तरों के लिए एक व्यापक शैक्षिक योजना को रेखांकित किया। 1854 का वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच भारत में आधुनिक शिक्षा के मैना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है और जनता को शिक्षित करने तथा एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूलों और सरकारी कॉलेजों को खोलने की जिम्मेदारी की ब्रिटिश धारणा। डलहौजी ने चार्ल्स वुड के दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और नई योजना को लागू करने के लिए कदम उठाए। लोक शिक्षण विभागों की स्थापना की गई। लोक निर्माण विभाग 1854 डलहौजी से पहले सैन्य बोर्ड लोक निर्माण विभाग का प्रभारी था। डलहौजी ने एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना की तथा नहर और सड़क निर्माण के लिए धन बढ़ाया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 की गई। लोक निर्माण विभाग का आधुनिकीकरण करके उसने भारत की इंजीनियरिंग सेवा के लिए आधार तैयार किया। अन्य सुधार 1856 में शीर्षक और पेंशन को समाप्त कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था और हरकर चंद विद्यासागर ने अधिनियम का बड़े पैमाने पर समर्थन किया था। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57। 1857 का विद्रोह। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए थे। वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के वायसराय 1858 से 1862। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को नियंत्रणा का हस्तांतरण। रानी विक्टोरिया का उद्घोषणा।
नवंबर 1858 को इलाहाबाद में प्रकाशित हुई थी, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। आगे कोई विलय नहीं, कोई जबरन धर्मांतरण नहीं, सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियां गुण और योग्यता के आधार पर होंगी। कानून बनाते समय भारतीय परंपरा को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। संपत्तियों और उत्तराधिकार के स्वामित्व के लिए पूर्ण सुरक्षा। भूमि पर किसानों का अधिकार तब तक है जब तक वे लगान चुकाते हैं। भारतीय दंड संहिता पारित की गई, जो 1860 में लागू हुई। दंड प्रक्रिया संहिता 1859 पारित की गई थी, जो 1861 में लागू हुई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 अधिनियम किया गया था। 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ने 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया था, जिसे भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 वहाबी आंदोलन का दमन किया। अकाल मृत्यु के कारण सर चार्ल्स नेपियर और डेनिसन ने 1862 और 1864 के बीच वायसराय के रूप में कार्य किया। लॉर्ड जॉन लरिस 1864 से 1869, एंग्लो भूटानी युद्ध 1865, यूरोप के साथ टेलीग्राफ संचार 1865 में खोला गया। चौथा उच्च न्यायालय संयुक्त प्रांत आगरा 1866 में स्थापित किया गया था और बाद में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण करते हुए इस नीति को मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति के रूप में जाना जाने लगा। लॉर्ड मेयो 1896 से 1872 भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की और 1870 में पहला प्रांतीय समझौता किया। 1870 में भारतीय राजकुमारों के प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। उसने 1871 में भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का आयोजन किया। पहली जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी। उसने 1871 में कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की। 1870 में राज्य रेलवे की शुरुआत की। वह एकमात्र वायसराय था जिसकी पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 राम सिंह के नेतृत्व में पंजाब में कूका विद्रोह 1872 हुआ। बिहार में अकाल 1874 पड़ा। प्रिंस ऑफ वेल्स बाद में एडवर्ड सेवन ने 1875 में भारत का दौरा किया। बड़ौदा के गायकवाड़ का ट्रायल हुआ। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की। महारानी के स्वागत के लिए 1877 में लाल किले पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। भारत के कई हिस्सों में गंभीर अकाल 1876 से 78 रिचर्ड स्ट्रेची के तहत अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसमें स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को सेंसर किया गया, लेकिन अंग्रेजी समाचार पत्रों को नहीं।
1878 का शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जिसने भारतीयों को हथियार रखने से रोक दिया था। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 हुआ। आईसीएस की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम और 1878 के शस्त्र अधिनियम को निरस्त कर दिया। श्रम स्थितियों में सुधार के लिए 1881 का पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को जारी रखा। पहली नियमित जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और उसे भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। शैक्षिक सुधारों, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को महत्व देने के लिए सर विलियम हंटर के अधीन हंटर कमीशन 1882 की नियुक्ति। इल्बर्ट बिल विवाद 1883। अकाल संहिता 1883 को अपनाया गया था। मैसूर का प्रतिपादन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कलकत्ता में डफरिन द्वारा दी गई गार्डन टी पार्टी में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसने कांग्रेस पार्टी को माइक्रोस्कोपिक अल्पसंख्यक कहा। कांग्रेस के पहले सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें कादम्बिनी गांगुली एकमात्र महिला सदस्य थीं। तीसरी बर्मी युद्ध और बर्मा का विलय 1885। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। कारखाना अधिनियम 18911। सिविल सेवाओं को इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकृत करना। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। डूरंड कमीशन 1893। अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच सीमाओं को परिभाषित किया गया, जिसे डूरंड रेखा के रूप में जाना जाने लगा। अब वह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। 1891 में एज ऑफ कंसेंट अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। 1899 के मुंडा विद्रोह। 1896 से 97 का भीषण अकाल। 1897 में अकाल के बाद लायल आयोग नियुक्त किया गया था। 1897 में चापेकर ब्रदर्स द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में 2 ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यूसी रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। एंड्रयू फ्रेजर के तहत एक पुलिस आयोग 1902 नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधारों की सिफारिश करने वाले रैले आयोग 1902 की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण हासिल करने और बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास को रोकने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। 1905 में वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना। बंगाल के विभाजन 1905 की घोषणा की गई थी। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहाल करने के लिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया। इस प्रकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी।
अकाल आयोग 1901 में मैकडॉनल्ड के तहत नियुक्त किया गया था। भारतीय सिक्का और कागज मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक में रखा। मोनोग्रिफ 1901 के तहत सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। 1903 में पूसा कृषि संस्थान। बंगाल का विभाजन 1905। 1905 में करजन किचन विवाद। केडलस्टन के लॉर्ड करजन को अपने कमांडर इन चीफ खार्तूम के लॉर्ड किचनर के साथ असहमति के परिणामस्वरूप इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। यंगेस बैंड का तिब्बत मिशन 1904। लॉर्ड कर्जन ने 1900 में पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पेश किया। इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना 1901 में हुई थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 शुरू हुआ। आगा खान द्वारा 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 का सूरत विभाजन। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और मिंटो मौले सुधार। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान। समाचार पत्र अधिनियम 1908। 1908 का मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा विवादास्पद मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया था। अनुशीलन समिति 1902 से 1908। मुस्लिम लीग की नींव -1906। नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या और अहमदाबाद बम मामला 1909। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। बंगाल का विभाजन 1911। बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911। दिल्ली में दरबार और 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का राज्याभिषेक। 1914 में कोमागाटा मारू की घटना। गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल 1913 द्वारा किया गया था। दिल्ली षड्यंत्र मामला 1912। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का आगमन 1915। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU अधिनियम 1915। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। मोंटेग की अगस्त घोषणा -1917। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मंटिंग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाने लगा। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का गठन 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और 1916 में कांग्रेस और मुसलमानों के बीच लखनऊ समझौता। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। साबरमती आश्रम की नींव व चंपारण सत्याग्रह 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। शैक्षिक नीति सुधारों पर सैडलर आयोग 1917। दमरकारी रॉलेट अधिनियम 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग त्रासदी की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति। चॉबर ऑफ प्रिंसेस 1919 की स्थापना की गई थी। अली ब्रदर्स द्वारा खिलाफत समिति का गठन और खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 का शुभारंभ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920।
तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920। एसपी सिन्हा को बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। राज्यपाल बनने वाले पहले भारतीय। पुणे में महिला विश्वविद्यालय, जिसे आधिकारिक तौर पर एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, 1916 में स्थापित किया गया था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 और असहयोग आंदोलन की वापसी 12 फरवरी 1922 को बारडोली में 1919 के रॉलेट अधिनियम और 1910 के प्रेस अधिनियम को निरस्त किया। मोपला विद्रोह 1921 केरल में हुआ था। मोपला पुलिस बटालियन का गठन -1921। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और कपास अभ्यास का उन्मूलन। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, अरवी और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे। CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन। 1923 से इंग्लैंड और भारत में ICS के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित करना। विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन 1921 में किया गया था। 1922 में पेशावर षड्यंत्र का मामला। क्रांतिकारियों द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN गुस्से 1925 ने की थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। 1926 में कृषि पर रॉयल कमीशन। मुद्रा नोटों के लिए यंग हिल्टन समिति 1926। सार्वजनिक सेवाओं के लिए ली कमीशन 1924। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। साइमन कमीशन नियुक्त किया गया 1927 और भारत में इसका आगमन 1928। बटलर भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति 1927। अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का गठन 1927। इरविन को ईसाई वायसराय के नाम से भी जाना जाता था। HSRA की नींव 1928 में रखी गई। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन 1928 भारत के भावी संविधान के सुझावों के लिए किया गया था। 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट। रॉयल कमीशन फॉर इंडियन वर्कर 19,291। सैंडर्स की हत्या। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके 1929। लाहौर षड्यंत्र का मामला। लंबी भूख हड़ताल 1929 के बाद जतिन दास की मौत तथा दिल्ली में एक ट्रेन में बम दुर्घटना 1929। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929। जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूला 19291। चटगाम शस्त्रागार छापा 1930। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर सत्र 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। शारदा अधिनियम 1929, जिसके तहत लड़कियों 14 वर्ष और लड़कों 18 वर्ष की विवाह योग्य आयु बढ़ाई गई थी। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और सम्मेलन की विफलता।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की बहाली। गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार 1932, जिसके तहत अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल स्थापित किए गए थे। यरवदा जेल में गांधी द्वारा आमरण अनशन पूना पैक्ट के बाद तोड़ा गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। 1933 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की शुरुआत। भारत सरकार अधिनियम 1935। सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा 1936 और आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। बर्मा 1935 में भारत से अलग हो गया। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944। पहला आम चुनाव 1936 से 37, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 की शुरुआत के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा। मुस्लिम लीग द्वारा वितरण दिवस सितंबर 1939। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के 51वें सत्र 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 और सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव मार्च 1940 और मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा आलोचना की गई, मुस्लिम लीग द्वारा समर्थित। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 उदास माली भारत को डोमिनियन का दर्जा और संविधान सभा की स्थापना की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 उदास स्माइली राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 1942 की अगस्त क्रांति या विद्रोह का प्रकोप हुआ। मोहन सिंह द्वारा 1942 में आईएनए की स्थापना। बंगाल अकाल 1943। मुस्लिम लीग के कराची सत्र 1944 में बांटो और छोड़ो का नारा। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947। सीआर फार्मूला 1944 सांप्रदायिक मुद्दे को हल करने के लिए गांधी जिन्ना वार्ता की विफलता 1944। शिमला सम्मेलन और वावेल योजना भी विफल रही 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 का अंत। आईएनए परीक्षण 1945। देसाई-लियाकत समझौता 1945। कैबिनेट मिशन योजना 1946 प्रस्तावों को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के साथ अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946। संविधान सभा का गठन 1946। पाकिस्तान की एक अलग राष्ट्र की मांग के लिए मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 मनाया गया था। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा। बाल्कन योजना 19,471। 1947 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। जून तीसरी योजना जून 1947 की घोषणा की गई, जिसे माउंटबेटन योजना के रूप में भी जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता अगस्त 1947।
बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ के तहत 2 सीमा आयोगों की नियुक्ति। ब्रिटिश भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 1948 से 50। वह पहले और आखिरी भारतीय थे जिन्होंने इस पद को संभाला था। आज का टॉपिक पसंद आया हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कन्नौजिया स्टडी मटेरियल के साथ जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।